आइए देखते हैं क्लास 9 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3। निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसमें देखिए, ये एक चित्र बना के रखा हुआ है। ये एक तल पे बनाया गया है, एक समतल पे बनाया गया है। इस समतल को सबसे पहले ये जान लेते हैं, इस समतल को हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब कार्तीय तल में ये जो चित्र है, एक रेखा है जो ऊर्ध्वाधर खींची गई है और एक रेखा क्षैतिज खींची गई है। यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। जब ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा काट रही है तो ये समकोणिक बना रही है, यानी कि लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। इसमें 4 कोण बन रहे हैं जो कि लंबवत माने 90 अंश के कोण बन रहे हैं। इसमें कितने भाग काटे जा रहे हैं? अब ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया और 4 भाग हो गया। ये 4 भागों में बट रहे हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहां जो ये बिंदु है जहां पे ये दोनों रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ये O बिंदु जो होता है, बिंदु O, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु से जब क्षैतिज रेखा पे दाहिनी तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है? धनात्मक राशि आती है, धनात्मक बिंदु आते हैं। और इसी मूल बिंदु से जब हम बाईं तरफ आते हैं क्षैतिज रेखा पे तो यहां ऋणात्मक आता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होगा। जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में इस तरीके से केवल क्षैतिज रेखा होती है, बीच में 0 होता है, दाहिनी तरफ जाते हैं तो धनात्मक आता है, बाईं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक बिंदु आता है। उसी तरीके से यहां भी है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जब जाएंगे क्षैतिज रेखा पे तो वो धनात्मक बिंदु होता है और मूल बिंदु से बाईं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक बिंदु होता है। इसी तरीके से अगर हम मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, किसी भी स्थान से हम ऊपर उठते हैं तो ये हो जाता है धनात्मक बिंदु, और किसी भी तल से हम, किसी मूल बिंदु से हम नीचे आते हैं तो ये हो जाता है ऋणात्मक बिंदु। ये हो गया। अब इसके बाद ये 4 हिस्सों में दिख रहा है आपको। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ये एक हिस्सा, एक हिस्सा ये हो गया। इसको, इन हिस्सों को क्या कहते हैं? इन हिस्सों को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, एक चतुर्थांश हो गया। इसी तरीके से ये भी चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश। ये हो गए हमारे चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश हो गए? 1, 2, 3 और 4 चतुर्थांश बन गए। अब यहां से हम गिनती करते हैं, 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश और 4 चतुर्थांश। इस तरीके से हम इसको गिनती करते हैं। अब चतुर्थांश का नाम हम क्या लिखते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको हम कहते हैं, 1 नंबर को प्रथम चतुर्थांश, 2 नंबर को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, 3 नंबर को हम क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश, और 4 नंबर का नाम होता है चतुर्थ
चतुर्थांश। ये हो गए 1 2 3 4 प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब इन 4 चतुर्थांशों में जो बिंदु आएंगे उनका चिन्ह हम किससे दर्शाते हैं ये देख लेते हैं। तो चिन्ह दर्शाने के लिए सबसे पहले हम x को दर्शाते हैं, फिर y को दर्शाते हैं। अब x क्या है और y क्या है ये भी जान लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से दर्शाया जाता है। पहले x अक्ष का मान लिखा जाता है, फिर y अक्ष का मान लिखा जाता है। x अक्ष पहले लिखा जाता है, तो x अक्ष यहां देखिए x और y बाद में, तो y दूसरे नंबर पे। तो इस तरीके से चिन्ह भी उसी तरीके से लगाया जाएगा, पहले x अक्ष का फिर y अक्ष का। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम चतुर्थांश में कहां कहां जा रहा है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रथम चतुर्थांश हो रहा है। और प्रथम चतुर्थांश में दाहिनी तरफ प्लस है और ऊपर की तरफ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस कामा प्लस। अब देखिए x में भी प्लस है और y में भी प्लस है, तो x और y का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से इसको दर्शाया जाता है और क्यों दर्शाया जाता है। ये x अक्ष पे दाहिनी तरफ जा रहा है, ये धनात्मक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी धनात्मक है। तो x और y लिखते हैं, x ये हो गया धनात्मक और y ये हो गया धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस यानी कि धनात्मक, दोनों धनात्मक होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x अक्ष पे देखिए माइनस है, तो यहां माइनस हो जाएगा, और y अक्ष पे देखिए प्लस में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में हम जब बिंदु को दर्शाएंगे तो x अक्ष पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, और y अक्ष पे जो बिंदु होगा वो प्लस में होगा। अगर एक माइनस में पहला वाला x अक्ष का बिंदु माइनस में दिया हुआ है और y अक्ष का बिंदु प्लस में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको अगर पूछ लिया कि कौन सा चतुर्थांश है तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश है। फिर इसी तरीके से तृतीय में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखते हैं, इस तरीके से x कामा y। इसमें x देखिए यहां इस रेखा x डैश से और y डैश से घिरा हुआ है, तो इसको हम लेंगे मूल बिंदु से बाईं तरफ माइनस जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, और नीचे की तरफ आ रहा है ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी तृतीय चतुर्थांश को हम कैसे दर्शाएंगे, माइनस माइनस से। अब माइनस माइनस प्लस प्लस ये तो आ रहा है, लेकिन इसको दर्शाया कैसे जाता है ये हम सवाल में पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई बिंदु है 2 पे है, यहाँ 4 पे है, इन दोनों को मिलाने पे दोनों प्लस में आएंगे कि माइनस में आएंगे ये देखना होता है। चलिए अब चौथे नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर दिया है चतुर्थ चतुर्थांश जो है वो x से और y डैश से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम x वाला लिखते हैं, x में प्लस है, दाहिनी तरफ जा रहा है तो प्लस है, और नीचे की तरफ y आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश को हम कैसे दर्शाते हैं, प्लस प्लस से। द्वितीय चतुर्थांश को हम कैसे दर्शाते हैं, माइनस प्लस से। तृतीय चतुर्थांश को कैसे दर्शाते हैं, माइनस माइनस से। और चतुर्थ चतुर्थांश को हम कैसे दर्शाते हैं, प्लस माइनस से। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। अब एक चीज और जान लेते हैं, ये x जो है, x अक्ष के बिंदु को, x अक्ष बराबर होता है भुज। x अक्ष जो होता है उसको हम कहते हैं भुज। x का जो भी बिंदु होगा वो भुज होता है, और y अक्ष पे जो बिंदु होगा, y अक्ष पे जो बिंदु होगा उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी कि x अक्ष पे ये देखिए, यहां अगर x है और यहां y है, तो ये x जो होगा वो क्या होगा, भुज होगा। क्या होगा, भुज होगा। और इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या, y को कोटि कहेंगे।
क्लियर है? ये चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं निर्देशांक ज्यामिति में जानने के लिए। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो फिर आप निर्देशांक ज्यामिति नहीं लगा पाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, प्रत्येक के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटना है। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3, 5 स्थित है। विकल्प दिया है प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में और चौथा विकल्प है चतुर्थ चतुर्थांश में। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा है। ये मूल बिंदु हमारा हो गया O, ये यक्ष डैश, ये यक्ष और यक्ष डैश, y डैश। अब देखिए कह रहा है प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और यहां माइनस प्लस होता है, यहां माइनस माइनस होता है, और यहां होता है प्लस माइनस। इस तरीके से होता है। इनके निर्देशांक जो आते हैं वो इस चिन्ह में आते हैं। कह रहा है -3 और प्लस 5, यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा। -3 है और 5 है। -3 पहले यक्ष पे, ये यक्ष हो गया और ये y हो गया। ये हो गया हमारा यक्ष और y। हम जब भी लिखते हैं, हमने अभी बताया इसके पहले कि जब भी लिखते हैं तो पहले यक्ष लिखते हैं फिर y लिखते हैं, उसी अनुसार हम चिन्ह भी लगाते हैं। तो ये जो निर्देशांक दिया हुआ है इसमें यक्ष जो है वो माइनस में है और y जो है वो प्लस में है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। अब देखिए पहला माइनस और दूसरा प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा नंबर देख लेते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं। अभी हमने देखा कि द्वितीय चतुर्थांश में माइनस पहले होता है और प्लस बाद में होता है, तो यहां विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सही सी। पहला और दूसरा सेम है, केवल यहां पे निर्देशांक दे दिए गए हैं और यहां केवल चिन्ह पूछ रहा है। फिर आगे देखते हैं, यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदुओं का भुज है। अब मान लीजिए ये यक्ष अक्ष है, इस पे स्थित बिंदु है और इसका भुज भी पूछ रहा है, यानी कि यक्ष अक्ष जो होता है, यक्ष अक्ष पे जो भी बिंदु होते हैं वो उसके भुज कहलाते हैं। तो यहाँ पे यक्ष अक्ष पे जो भी बिंदु रहेंगे वो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए a बराबर 0 दिया है, भुज में हमें यक्ष अक्ष पे ही पूछ रहा है और भुज भी पूछ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं भुज। तो भुज है जब और यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष पे ही स्थित है, तो 0 तो कोई विकल्प कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है कि 0 सही होगा। 1 भी नहीं सही होगा क्योंकि यक्ष अक्ष पे कई बिंदु आ सकते हैं, अनंत तक खींचे जा सकते हैं। 2 भी नहीं होगा। जब भुज पूछ रहा है और यक्ष अक्ष ही पूछ रहा है तो यहां कोई भी संख्या हो सकती है, तो हमारा विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। अगर यहीं इसी पे कोटि पूछ लेगा, जैसे देखिए चौथे में पूछा हुआ है यक्ष अक्ष है पर स्थित बिंदुओं की कोटि है, y अक्ष तो नहीं कहा है, केवल यक्ष अक्ष कह रहा है। तो जब केवल यक्ष अक्ष कहेगा तो इसका भुज जो होगा यक्ष अक्ष पे स्थित बिंदु होगा, लेकिन y अक्ष पे स्थित बिंदु जो होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। तो y अक्ष पे तो कोई बिंदु स्थित नहीं है। जब y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित नहीं होता है तो इसका कोटि हो जाता है मूल बिंदु। उसका बिंदु कौन सा हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। और मूल बिंदु जब होता है तो मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदुओं की कोटि है, क्या है, 0 है। फिर पांचवें में देखिए, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। जहां दोनों निर्देशांक बिंदु
मिलते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जहां एक दूसरे को इस तरीके से मिल रहे हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? ओ कहलाता है? नहीं, ओ नहीं कहलाता है, बल्कि भुज भी नहीं कहलाता है, कोटि भी नहीं कहलाता है। भुज कहलाता है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष पे जो बिंदु रहता है वो कोटि होता है। कहलाता क्या है? मूल बिंदु कहलाता है। यानी कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं मूल बिंदु कहलाता है। चतुर्थांश जो होता है, ये जो इसके भाग हैं वो होते हैं। तो चतुर्थांश भी नहीं होगा, हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? मूल बिंदु होगा। फिर आगे आइए देखते हैं छठवां नंबर, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं स्थित होगा। किसमें स्थित होगा? अब देखिए, हमने यहां बना के पहले रख दिया है प्लस प्लस माइनस माइनस। कह रहा है जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक यहां होंगे। ये कौन सा चतुर्थांश होगा? तृतीय चतुर्थांश। तो यहां देखिए, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, विकल्प नंबर सी सही होगा। फिर सातवें में, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य हो तो वह बिंदु सदैव स्थित है। माने कहने का मतलब यह है कि y निर्देशांक शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तो वह बिंदु किस पे स्थित है? देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी यक्ष बिंदु यानी कि यक्ष निर्देशांक अगर शून्य है तो वह बिंदु y पर स्थित होगा, और y अगर शून्य है तो वह बिंदु यक्ष पे स्थित होगा। तो यहां हमारा विकल्प हो जाएगा सी। फिर इसके साथ, यदि किसी बिंदु P की यक्ष अक्ष से लांबिक दूरी, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, यदि किसी बिंदु P की यक्ष अक्ष से, यक्ष अक्ष ये है, यक्ष अक्ष से लांबिक दूरी यानी कि इस अक्ष से लांबिक दूरी 5 मात्रक है, यानी यहां पे लांबिक दूरी 5 मात्रक है, और तथा लंब का पाद यानी पीछे, इसके पीछे अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो, यानी कि यहां पे 5 है, इसके उल्टे दिशा में फिर यहां पे स्थित हो, यानी कि नीचे -5 होगा। तो बिंदु P का यक्ष निर्देशांक -5। अब भाई सीधी बात है कि कारा यक्ष अक्ष से लांबिक दूरी यानी y अक्ष पे बन रहा है, तो यक्ष अक्ष का कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। फिर इसके बाद कह रहा है कि y निर्देशांक -5 केवल। क्यों भाई -5 क्यों केवल? यहां 5 भी है और यहां -5 भी है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। बचा क्या? डी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। y निर्देशांक 5 भी और या फिर -5। अगर धन में ले जाएंगे तो 5 होगा और माइनस में आएंगे तो -5 होगा। तो इस तरीके से y निर्देशांक 5 या -5 होगा। फिर 9वां नंबर है, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः -2, 3, -3, 5 हैं, तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, P का भुज माइनस Q का भुज बराबर होगा, यानी कि ये भुज हो गया आपका, ये कोटि हो गया, ये भी भुज हो गया, और ये हो गया कोटि। ये भुज है और ये कोटि है। ये P का है, P का निर्देशांक, और ये Q का निर्देशांक है। अब P का भुज और Q का भुज दोनों को क्या करना है? घटा देना। तो P का भुज हो जाएगा -2, फिर घटाना है तो माइनस चिन्ह यहाँ पहले से है, इसका भुज माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। देखिए विकल्प में कहां है? बी नंबर में, बी ऑप्शन सही होगा हमारा। फिर 10वां है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, भुज धनात्मक होता है। देखिए, यक्ष वाला भुज होता है और वाई वाला कोटि होता है, तो भुज यहाँ धनात्मक ये है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, यानी कि निर्देशांक चतुर्थांश 1 में और चतुर्थांश 4 में भुज क्या होगा? धनात्मक होगा। तो चतुर्थांश 1 और 2 खत्म, चतुर्थांश 1 और 4 में ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों भी खत्म। तो इस तरीके से ये खत्म हो गया 10वां सवाल। अब इसके बाद आगे अगले वीडियो में हम आपको
बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से भी के पास भी शेयर करके उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए।